कि आप महाकुंभ कैसे जाओ, यहाँ पर आपको रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, शाही स्नान कौन कौन से दिन पर है, इसके बाद आप महाकुंभ के अलावा और कौन कौन सी जगह यानी कि अयोध्या और काशी में कैसे घूम सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और इसी को देखते हुए मैंने महाकुंभ वाराणसी यानी कि काशी और अयोध्या का कंप्लीट तीनों का टूर प्लान बनाया है। और यदि आप भी महाकुंभ, काशी और अयोध्या तीनों जगहों का जाने का प्लान बना रहे हो तो आप बिल्कुल सटीक और सही वीडियो पर आए हो। मैं वादा करता हूँ आपसे आपको इसके अलावा किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप महाकुंभ कैसे जाओ, यहाँ पर आपको रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, शाही स्नान कौन कौन से दिन पर है, इसके बाद आप महाकुंभ के अलावा और कौन कौन सी जगह यानी कि अयोध्या और काशी में कैसे घूम सकते हो, और यदि आप पर्सनली जयपुर से हो तो महाकुंभ कैसे जा सकते हो, इसकी भी मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन से बाबा आपको कौन कौन से सेक्टर में और कौन कौन से अखाड़े में मिलेंगे, और एक व्यक्ति का महाकुंभ, काशी और अयोध्या घूमने के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हर हर महादेव का नाम जपते हुए हम महाकुंभ की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आप महाकुंभ कैसे जाओ। तो दोस्तों महाकुंभ जाने के लिए आपके पास मेजर 3 ऑप्शन है। दोस्तों नजदीकी बस स्टैंड की बात करूँ तो यहाँ पर प्रयागराज में स्थित प्रयागराज बस स्टैंड है। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग बस स्टैंड को बस अड्डा बोलते हैं। और दोस्तों यदि आपको डायरेक्ट प्रयागराज बस स्टैंड के लिए बस नहीं मिलती तो फिर आप कानपुर बस स्टैंड भी आ सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कानपुर के आसपास का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और यहाँ से फिर आप प्रयागराज के लिए बस पकड़ सकते हो। कानपुर से आपको 2 प्रकार से बसें मिलेगी और दोनों ही गवर्नमेंट बसें हैं, लेकिन एक बस आपको 308 रुपए में मिलेगी, जिसमें आप सीटिंग वगैरह यानी कि बैठ कर ही जाते हो, लेकिन अच्छी वगैरह नहीं होती। लेकिन दोस्तों एक बस है जो 390 रुपए के आसपास लेती है और उसमें आपको हीटर वगैरह की व्यवस्था भी मिल जाती है, इसलिए आपको सर्दी वगैरह भी नहीं लगेगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से दोनों बसों में से कोई सी बस भी चूज कर सकते हो। फ्लाइट की बात करूँ तो दोस्तों प्रयागराज का सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो पड़ता है आपका प्रयागराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आपको अपने शहर से डायरेक्ट प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट वगैरह मिल जाएगी। तो आप फ्लाइट में बैठकर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच जाइए। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों वो है आपके ट्रेन, और यहाँ पर आपको 2 रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। फर्स्ट है दोस्तों आपके प्रयागराज जंक्शन और सेकंड आपके प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर आपको भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य और डिस्ट्रिक्ट से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि महाकुंभ के दौरान ट्रेनों की हालत कैसी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेनों में आओ। यदि आपका रिजर्वेशन नहीं हो रखा है तो फिर आप स्लीपर बस में आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप राजस्थान के जयपुर शहर से हो और महाकुंभ जाना चाहते हो तो मैं आपको सबसे अच्छा और सटीक ऑप्शन बताता हूँ। आप अपने घर से सिंधी कैंप आ सकते हो और सिंधी कैंप से आपको डायरेक्ट प्रयागराज के लिए 1500 रुपए में एक पर्सन के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। वहीं दोस्तों यदि आपसे बस वाला पैसे ज्यादा लेता है, यानी कि 1700, 2000, 2500 रुपए के आसपास लेता है, एक दूसरे रास्ते से भी आप महाकुंभ पहुंच सकते हो। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप सिंधी कैंप से आप डायरेक्ट कानपुर के लिए बस पकड़िए, जो कि आपको 600 रुपए से आसपास आपको मिल जाएगी, और फिर आप कानपुर से डायरेक्ट प्रयागराज के लिए बस पकड़ सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 390 रुपए या फिर 308 रुपए में आपको प्रयागराज के लिए बस मिल जाएगी। और इस रूट से यदि आप जर्नी करते हो तो दोस्तों आपको एक तो खर्चा भी कम होगा और ऊपर से आपको परेशानी भी कम होगी। आपको बता दूं दोस्तों मैंने भी इसी रास्ते से होते हुए प्रयागराज की यात्रा की थी। दोस्तों प्रयागराज बस स्टैंड पर उतरने के बाद में आपको इलेक्ट्रिक बसें वगैरह मिलती है, जो आपको महाकुंभ के अंतिम छोर तक पहुंचा देगी। लेकिन दोस्तों अधिक भीड़ होने के कारण गवर्नमेंट ने अभी इन बसों को बंद कर दिया है, और जब शाही स्नान होता है तब तो उस दौरान तो इन बसों को बंद ही रखा जाता है। दोस्तों अब हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और हर हर महादेव का नाम जपते हुए हम प्रयागराज की यात्रा शुरू करते हैं। जिससे दोस्तों यदि आप प्रयागराज 5 बजे से पहले पहुंच जाते हो, यानी कि 3 बजे के आसपास, तो आप फिर त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी घाट पर आप स्नान कीजिए, और स्नान वगैरह करने के बाद में फिर आप निकल जाइए लेटे हुए हनुमान मंदिर के रास्ते हुए गंगा आरती में शामिल होने के लिए। गंगा आरती लगभग 45 मिनट की होती है, जहाँ पर आप अच्छे से आरती में शामिल होकर गंगा माँ का आशीर्वाद ले सकते हो। दोस्तों गंगा आरती से फ्री होने के बाद में आपको लगभग शाम हो जाएगी। उसके बाद आप गंगा यानी कि गंगा जी को पार करते हुए, यानी कि नदी को पार करते हुए आप नदी के उस साइड पहुंच जाएंगे नागा साधुओं और अखाड़ों के अंदर। जैसे दोस्तों यदि आप गंगा आरती में शामिल होते हो तो गंगा आरती में आपको शाम हो जाएगी, और उसके बाद में आप गंगा जी को पार करते हुए यानी कि नदी को पार करते हुए आप उस साइड पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में आपको वहां मिलेंगे संतों और नागा साधुओं के अखाड़े। दोस्तों ये सारे के सारे अखाड़े लगे हुए हैं इधर। आप जिस भी संप्रदाय का अखाड़ा देखोगे वो उधर दिख जाएगा।
और यहीं पर दोस्तों आप संतों की सेवा कर सकते हो, खाना खा सकते हो, रात्रि का विश्राम भी आप इन्हीं अखाड़ों के आसपास के क्षेत्र में कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रात्रि के विश्राम के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेंट वगैरह भी बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अधिक भीड़ होने की वजह से आपको वहाँ पर हो सकता है जगह बहुत कम मिले। तो मैं आपको पर्सनली अनुभव से बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर नागा साधुओं के अखाड़े और संतों के पास में जाकर उनकी सेवा करें और उन्हीं के पास में रात्रि का विश्राम लें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से संतों से कौन कौन से अखाड़े में और कौन कौन से सेक्टर में मिल सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यदि आप IIT बाबा से मिलना चाहते हो तो फिर आप जूना अखाड़ा में जा सकते हो, जो कि सेक्टर 19 से 18 के बीच में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप महाकाल गिरिजी महाराज से मिलना चाहते हो, जिन्होंने 9 साल से अपने हाथ को ऊपर रखा है, इनसे मिलने के लिए आपको 10 नाम आवाहन अखाड़े में जाना पड़ेगा। यदि आप कैलासानंद गिरिजी महाराज से मिलना चाहते हो तो फिर आपको निर्जनी अखाड़े में जाना पड़ेगा, जो कि सेक्टर नंबर 20 से 21 के बीच में पड़ता है। और यदि आप उन बाबा से मिलना चाहते हो जिन्होंने अपने सिर पर 45 किलो के रुद्राक्ष रख रखे हैं, यानी कि आप गीतानंद गिरिजी महाराज से मिलना चाहते हो, तो फिर आपको आवाहन अखाड़े में जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अपन आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आप महाकुंभ की यात्राएं कर रहे हो तो मेरा आपको बेस्ट सजेशन है कि आप अपने साथ सामान बहुत कम लेकर जाए, क्योंकि दोस्तों सामान को आपके अपने साथ में रखना पड़ेगा और आप यदि लंबा चलते हो तो फिर आपको सामान को साथ में रखकर आपको चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। दोस्तों यदि आप नागा साधु के साथ में सोते हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर ही आप त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा स्नान में शामिल हो सकते हो। गंगा स्नान के बाद दोस्तों यदि आप लेटे हुए हनुमान मंदिर में जाना चाहते हो तो वहां पर भी जा सकते हो, लेकिन शाही स्नान के दौरान मंदिर को बंद रखा जाता है क्योंकि दोस्तों भीड़ अधिक होती है। प्रयागराज में 2 दिन बिताने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो काशी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में। दोस्तों आपको डायरेक्ट काशी के लिए ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ से जो प्रयागराज से काशी की दूरी पड़ती है वो 122 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और इस 122 किलोमीटर के लिए जो टिकट का किराया लगता है वो लगभग 60 रुपए जनरल डिब्बे का होता है। और एक विशेष चीज बता दूं दोस्तों, यदि आपको डायरेक्ट प्रयागराज से काशी के लिए 2 ट्रेनें मिलती है तो आप सेकंड वाली ट्रेन में बैठना, ताकि उसमें आपको भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी और सीटिंग के लिए आपको चेयर भी मिल जाएगी। और यदि आपका रिजर्वेशन हो रखा है तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दोस्तों यदि आप ट्रेन से नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपको प्रयागराज बस स्टैंड है, आपको काशी के लिए बस भी मिल जाएगी। दोस्तों काशी में आपके 2 रेलवे स्टेशन है, एक तो आपके बनारस रेलवे स्टेशन और दूसरा है आपके वाराणसी जंक्शन, और दोनों जगह ही ट्रेन रुकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन दे दूं कि आप है ना जो वाराणसी जंक्शन पर ही उतरना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो मंदिर की दूरी पड़ती है वो भी बहुत कम है और रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत से ढाबा वगैरह दिख जाएंगे जहाँ पर आपको खाना वगैरह भी मिल जाएगा और सोने के लिए व्यवस्था भी हो जाएगी। दोस्तों महाकुंभ से आए हुए लोगों के लिए वाराणसी में 2 टेंट पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक पंडाल तो रेलवे स्टेशन की बाहर की साइड है और दूसरा पंडाल आपके रेलवे स्टेशन के अंदर की साइड है। तो इन दोनों जगहों में से आपको जहाँ पर भी सुविधा लगे, जहाँ पर भी आपको सोने की व्यवस्था मिले, आप वहाँ पर सो सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आप वहाँ पर होटल या फिर धर्मशाला में भी रुक सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप टेंट पंडाल में नहीं सोना चाहते हो तो आपको यहाँ पर होटल वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। होटल की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको रूम की जो व्यवस्था मिलती है वो 1200 रुपए के आसपास होती है। वहीं धर्मशाला की बात करूँ तो 300 रुपए के लगभग होती है। और यदि आप डोरमेट्री वगैरह ढूंढ रहे हो तो डोरमेट्री भी आपको मिल जाएगी, जिनकी जो प्राइस होती है यानी कि 1 पर्सन के लिए आपको 400 रुपए के आसपास लिया जाएगा। मॉर्निंग में दोस्तों जल्दी उठकर नहा धोकर आप रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाइए और यहाँ से आप ऑटो लेकर फिर निकल सकते हो काल भैरव के। और दोस्तों ऑटो वाला आपसे 20 रुपए के आसपास लेगा। माना जाता है दोस्तों जब तक हम काल भैरव के दर्शन नहीं करते तब तक हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो काल भैरव है वो काशी के पहरेदार है और यहीं से रहकर वो काशी की रक्षा करते हैं। मंदिर के बाहर ही दोस्तों आपको माला प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर दुकानदार लोगों को पागल बनाते हैं, यानी कि आप दोस्तों जल्दी दर्शन कराने के लिए या फिर प्रसाद के रूप में अधिक पैसा लेते हैं, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बाकी मंदिर में ऐसी कोई सी भी व्यवस्था नहीं है जिससे आपको जल्दी दर्शन करवाया जाए। काल भैरव का दर्शन करने के बाद में दोस्तों आपको पैदल ही यानी कि आपकी किसी प्रकार की कोई ऑटो की व्यवस्था नहीं होती और इसके आगे आपको लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और उसके बाद में आप पहुंच जाओगे काशी विश्वनाथ के। दोस्तों जब आप काशी विश्वनाथ के रास्ते पर आओगे यानी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जब जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में अंतिम छोर पर गंगा नदी के घाट नजर आएंगे। दोस्तों यदि आप इन घाटों पर स्नान वगैरह करना चाहते हो तो स्नान वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्नान की पूरी व्यवस्था मिलती है और यहाँ पर ही आपके पुजारी वगैरह बैठे हुए हैं, तो आप पूजा वगैरह करवाना चाहते हो तो आप पूजा वगैरह भी करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर वोट वगैरह की व्यवस्था है, तो आप वोट वगैरह में बैठकर इन सभी घाटों का दर्शन भी कर सकते हो। वोट वाला आपसे 100 रुपए के आसपास लेगा और गंगा जी के बीच में से होते हुए आपको इन सभी घाटों के दर्शन करा के वापस आपके घाट पर छोड़ देगा। दोस्तों इन घाटों में से भी एक घाट है मणिकर्णी घाट, जहाँ पर 24 घंटे चिता जलती रहती है। और जब मैंने लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ पर इतनी डेड बॉडी आती कहाँ से है, तो उनका कहना था कि सब महादेव की कृपा है। माना जाता है कि दोस्तों इस घाट पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको स्वर्ग मिलता है, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। दोस्तों इन सभी घाटों के दर्शन करने के बाद में दोस्तों आप निकल जाए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों वैसे तो जनरली यहाँ पर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करोगे तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा,
लेकिन दोस्तों यदि आप इनके पुजारियों के चक्कर में आओगे तो आपसे पैसे भी हट लिए जाएंगे और दर्शन भी जल्दी नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर जो गेट पड़ता है वहां से दर्शन के लिए टाइम बहुत कम लगता है, जो कि घाटों के पीछे से होता हुआ जाता है और यहाँ पर आपको लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर फोन, कैमरा या मोबाइल, घड़ी वगैरह कोई किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पर काउंटर वगैरह बनी हुई है, तो आप जिस स्थान से भी प्रसाद वगैरह लो वहां पर अपने सामान को रख देना और उसके बाद आप बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हो। महादेव के जयकारे लगाते हुए आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए और उसके बाद में आप इन सभी जगहों को भी देख सकते हो, जिनमें से एक है भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत कला संग्रहालय। इन सभी जगहों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों 3 दिन काशी में बिताने के बाद में आप निकल जाओ, यानी कि काशी से ही आप ट्रेन पकड़ो और फिर आप निकल जाओ अयोध्या। दोस्तों वाराणसी जंक्शन से जो अयोध्या की दूरी पड़ती है वो आपके 220 किलोमीटर पड़ती है। एक चीज बता दूं दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो जैसे आप काशी में, बनारस में या फिर वाराणसी में, तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों जगह आसपास के क्षेत्र में ही है, यानी कि टच में है। तो आप इन सभी झमेले में पढ़कर कंफ्यूज मत हो जाना। दोस्तों वाराणसी से जो अयोध्या की दूरी पड़ती है वो आपके 220 किलोमीटर पड़ती है और यदि आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाओगे तो आपको लगभग 110 रुपए के आसपास इसका टिकट होगा। अब जैसे दोस्तों यदि आप शाम से पहले यानी कि लगभग आप 3-4 बजे के आसपास अयोध्या पहुंच जाते हो तो फिर आप सरयू नदी के किनारे बैठकर गंगा आरती को देख सकते हो। वहीं दोस्तों यदि आप रात्रि में लेट पहुंचते हो तो फिर आपको सरयू नदी की गंगा आरती नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों कुछ फ्री धर्मशालाएं भी हैं और कुछ जिनमें पैसा भी लिया जाता है। पैसे की बात करूँ तो दोस्तों इन धर्मशालाओं में आपको 500 रुपए के आसपास रूम मिल जाएगा और खाने की बात करूँ तो दोस्तों आपको 100 रुपए के आसपास भरपेट मिलता है और कई जगहों पे भंडारे वगैरह भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीता रसोई भी है, तो वहाँ पर आपको फ्री में खाना अवेलेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप रात्रि में 10, 11, 12 बजे आओगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए आप होटल वगैरह में या ढाबा वगैरह में खाना खा लेना। दोस्तों मॉर्निंग में जल्दी उठकर नहा धोकर आप निकल सकते हो भगवान राम के दर्शन के लिए। मंदिर प्रांगण के बाहर ही आपको दोस्तों वहाँ पर फूल माला, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर लेकर फिर आप मंदिर के लिए प्रस्थान वगैरह कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर भी आपके किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइस की अलाउ नहीं किया गया है, तो आप इनको जहाँ पर फूल माला या प्रसाद वगैरह लो वहाँ पर एक काउंटर वगैरह की व्यवस्था बनी हुई है, तो आप उनमें रख सकते हो। हाँ और दोस्तों एक चीज बता दूं, जब आप काउंटर में सामान वगैरह रखो तो वहाँ से अपनी स्लिप जरूर ले लेना, ताकि आप जब सामान लो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मंदिर टाइमिंग की बात करूँ तो दोस्तों सुबह 4:30 बजे के श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद में 6 बजे मंगल आरती होती है और उसके बाद में भक्तों के लिए दर्शन के लिए अलाउ किया जाता है। यानी कि दोस्तों 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए मंदिर ओपन रहता है। इस बीच आप कभी भी जाकर मंदिर में दर्शन वगैरह कर सकते हो। राम मंदिर के दर्शन के बाद में दोस्तों आप हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक महल, दशरथ महल आदि वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हो, यानी कि इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पूरी यात्रा में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कौन कौन सी जगह आपको कितने दिन रुकना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट दिन आप 2 दिन प्रयागराज में रुक सकते हो और उसके बाद में 3 या 4 दिन आप काशी में भी रुक सकते हो। और अयोध्या में आपको लगभग जैसे आप इन सभी मंदिरों का दर्शन करोगे, आप हनुमानगढ़ी, कनक महल, दशरथ महल का भी दर्शन करोगे, तो आपको मैक्सिमम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। कुल मिला के दोस्तों आपको मैं बता दूं, आने जाने के सहित आपको 10 दिन का समय तो आराम से लगेगा और 10 दिन में आप इन सभी जगहों को कवर अप करके वापस अपने घर के लिए निकल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप महाकुंभ में आकर ही वापस जाना चाहते हो तो लगभग आपको महाकुंभ में बता दो आपको 2 दिन ही लगेंगे। और यदि आप 1 दिन में कंप्लीट करके, जैसे आप गंगा स्नान के बाद में त्रिवेणी संगम में स्नान करके ही जाना चाहते हो, तो आप 1 दिन में गंगा स्नान करके वापस भी निकल सकते हो। दोस्तों एक चीज बता दो आपको, यहाँ पर बहुत से लोग यानी कि आपको भ्रमित कर देंगे कि जैसे आपके बहुत से इंस्टा वगैरह पे रील वगैरह बन रही होगी कि महाकुंभ में यदि आप 20-25 किलोमीटर पैदल चल सकते हो तो ही आप महाकुंभ में जाओ। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको लगभग 9 किलोमीटर के आसपास तो आने जाने का आपको पैदल चलना पड़ेगा। अब बात करते दोस्तों इन सभी जगहों को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इन तीनों जगहों को घूमने के लिए एक व्यक्ति का जो खर्च पड़ेगा वो 6000 रुपए के आसपास होगा। और यदि दोस्तों आप होटल वगैरह में रुकते हो, अच्छा फर्स्ट क्लास खाना वगैरह खाते हो, भंडारे वगैरह में नहीं जीमते हो, तो फिर आपका जो खर्च पड़ता है वो लगभग 10 से 15,000 रुपए के आसपास होगा। यानी कि इसमें दोस्तों मैंने आपके किसी प्रकार के आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्च ऐड नहीं किया है। वहीं दोस्तों यदि आप अयोध्या का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे इसका लिंक दिया है, आप उससे जाकर भी देख सकते हो। आई होप दोस्तों अब इसके अलावा और किसी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों मेरे द्वारा आपको आंसर किया जाएगा। हाँ दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेवल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते दोस्तों किसी नेक्स्ट डेस्टिनी के साथ में। आपकी यात्रा मंगलमय।